सकते हैं पूरा का पूरा केस है ये यूपीएससी में जो रिजर्वेशन का दावा है उस दावे से रिलेटेड है। आइए इनके बारे में समझने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं क्या था पूरा मामला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हम देखेंगे मामला जाता है। इस केस का नाम अभी हम बात कर रहे हैं ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रोहित नाथन 2026 इस केस का नाम है। और इस केस में मेन विवाद ये था कि यूपीएससी सिविल सेवा में जो एग्जामिनेशन में जो ओबीसी है एनसीएल उस रिजर्वेशन से संबंधित एक विवाद था। इस बेंच में कौन कौन थे? जस्टिस पीएस नरसिम्हा एंड जस्टिस आर महादेवन वो इस बेंच के अंदर थे। मामला क्या था, क्यों पहुंचा था ये मामला? देखो मामला शुरू होता है कुछ उम्मीदवारों ने यूपीएससी सीएससी का जो एग्जामिनेशन है उसमें नॉन क्रीमी लेयर की अपनी कैटेगरी भरी थी और वो एग्जामिनेशन उन लोगों ने दिया था यानी कि रिजर्वेशन का दावा किया था। लेकिन जो डीओपीटी है यानी कि सरकार का जो पक्ष है, सरकार ने ये बोला था कि उनके जो माता पिता हैं जिन लोगों ने ओबीसी के रिजर्वेशन की बात करी थी, जो लोग कोर्ट पहुंचे थे, उनके जो माता पिता हैं उनकी जो इनकम है वो 8 लाख रुपए से ज्यादा है। ठीक है, इसलिए वो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं और उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा और सरकार ने उनको रिजर्वेशन का लाभ यहाँ पर नहीं दिया और उनको एज अ जनरल कैटेगरी तरह उन लोगों को ट्रीट किया। बस इसी मामले पर वो लोग चले गए हाईकोर्ट के अंदर चले गए। उम्मीदवारों की दलील क्या थी यहाँ पर, उस दलील को समझने की कोशिश करते हैं उन लोगों ने क्या दलील यहाँ पर दी थी। तो उनकी दलीलों के बारे में आप देखेंगे तो उन्होंने कोर्ट में सरकार से कहा, दिल्ली हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, अलग हाईकोर्ट में लोगों ने रुक करा। तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि सरकार केवल और केवल इनकम देख के क्रीमी लेयर तय कर रही है। आप यूपीएससी के बंदे हैं तो उनको पता होगा इस मामले में। मुझे इंदिरा साहनी केस का मामला लेके मंडल केस की डायरेक्शन से उनको लेके कोर्ट के अंदर तो उन्होंने कहा कि ओबीसी जो क्रीमी लेयर है वो तय करने में आप केवल और केवल इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं, केवल जो इनकम वाला फैक्टर है उसको कंसीडर नहीं कर सकते। आपको साथ साथ कुछ और चीजें जैसे पेरेंट्स का सोशल स्टेटस, पद का लेवल, उन सब चीजों को भी आपको कंसीडर करना होगा। आप केवल और केवल इकोनॉमी या फिर मैं कहूं जो आप केवल और केवल आपकी जो उनकी इनकम है सालाना 8 लाख रुपए जो निर्धारित है उसके बेस पर आप जो क्रीमी लेयर है उसका निर्धारण नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए उनका एक तर्क ये था कि अगर मान लो कोई पेरेंट जो प्राइवेट सेक्टर में है या फिर पीएसयू के अंदर काम करते हैं तो उनकी जो इनकम है वो 8 लाख रुपए से ज्यादा है तो भी उसे ऑटोमेटिकली क्रीमी लेयर मानना सही नहीं है। ये उन लोगों ने यहाँ पर बोला था क्योंकि मंडल गाइडलाइन में सोशल स्टेटस और सर्विस कैटेगरी उनको देखना भी जरूरी है जब एनसीएल का निर्धारण करा जाए। और सही कह रहे हैं क्योंकि जो उन्होंने केवल इनकम के आधार पर क्रीमी लेयर जो तय करी है जो सरकार की तरफ से वो गलत है। केवल इनकम के बेसिस पर आप नहीं ले सकते, आपको बाकी चीजें यानी कि पेरेंट्स का सर्विस स्टेटस भी देखना होगा। और यानी कि जो उम्मीदवार थे उनके पक्ष में हाईकोर्ट ने फैसला दिया, सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर कुछ चीजों को सस्टेन रखा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मेन सवाल थे वो ये थे कि भैया ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने के लिए क्या पेरेंटल इनकम यानी कि जो 8 लाख की सीमा है वो देखना पर्याप्त है या फिर पेरेंट्स का पोस्ट और स्टेटस और सामाजिक स्थिति वो भी यहाँ पर देखनी होगी। क्योंकि देखो रिजर्वेशन के मामले में आप जानते हैं कि कई बार भले ही रिजर्वेशन में आपके पास इकोनॉमिक कंडीशन आपकी अच्छी हो जाए बट स्टिल उसके बाद भी जो पिछड़ापन है, भेदभाव है, जाति सामाजिक जो स्तर है उनके आधार पर वो चीजें जारी रहती हैं। तो यही हमारा पूरा फंडा है रिजर्वेशन का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं लोगों के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल और केवल इनकम के आधार पर आप नहीं कर सकते। इनकम के साथ साथ कोर्ट ने ये मतलब ये बोला उन्होंने कि जब आप क्रीमी लेयर को तय कर रहे हो तो आपको इनकम, पेरेंट्स की, साथ ही साथ पेरेंट का पोस्ट, सर्विस कैटेगरी और सोशल स्टेटस, इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तब आपको जो नॉन क्रीमी लेयर की जो लिस्ट है तब आपको उसको कंसीडर करना होगा, तभी आप किसी व्यक्ति को एनसीएल में डाल के उसको रिजर्वेशन से बाहर कर सकते हैं। कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? तो सीधी सी बात है, कोर्ट का ये फैसला इंदिरा साहनी वाद जो था मंडल केस जिसे हम जानते हैं जो कि 1992 के अंदर आता है उसी के साथ अलाइंड है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर का उद्देश्य ये है कि ओबीसी के जो सोशली आगे बढ़ चुके लोग हैं यानी कि क्रीमी लेयर का कांसेप्ट ये आया था कि भाई जिनकी सामाजिक स्थिति अच्छी हो चुकी है या फिर जो अच्छी कंडीशन है समाज के अंदर उन लोगों को फर्दर रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए, बार-बार रिजर्वेशन का फायदा उन्हें क्यों मिलना चाहिए, जो नीचे के लोग हैं उनको रिजर्वेशन का ज्यादा फायदा दो ना, ऐसी बात यहाँ पर बोली गई थी। लेकिन अगर आप केवल और केवल जो इनकम के बेसिस पर अगर आप इनकम को आपने केवल एक बेस मान लिया एनसीएल में डालने का तो इसका गलत तरीके से क्रीमी लेयर में कुछ लोग डाले जा सकते हैं इसकी वजह से जबकि वो सामाजिक रूप से भी पिछड़े हो। यहाँ पर संविधान की जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट में चीजें हमें देखने को मिलेंगी। कोर्ट ने यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी बोली, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर सरकार जो पीएसयू के एम्प्लॉई हैं, सरकार की जो कंपनी होती है उनके एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं, अगर उनके बच्चों को केवल इनकम के कारण क्रीमी लेयर मान लेते हैं लेकिन वहीं पर जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई के बच्चों के लिए सर्विस स्टेटस जो क्राइटेरिया है वो लागू करते हैं तो वैसी कंडीशन में आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वालिटी जो हमारा फंडामेंटल राइट है उन फंडामेंटल राइट का वायलेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोली। अब ये क्रीमी लेयर क्या है, कब आया? तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो मंडल केस के नाम से जानते हैं जो कि हमारा इंदिरा साहनी वाद था उसमें 1992 में जो 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था उसको वैध माना गया। साथ ही साथ ये भी बोला गया कुछ मानदंड सरकार ने 1993 में बनाए थे उनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि जो भी लोग एनसीएल के अंदर आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, उनको फर्दर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा क्योंकि अब उनकी सामाजिक जो स्थिति है वो बेहतर हो चुकी है। ठीक है, मंडल केस के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं, इसको हमने यहाँ पर देख लिया। नाउ अगर आज के बारे में हम बात करें तो जो क्रीमी लेयर है वो क्रीमी लेयर तय कैसे होती है, कैसे हम उसे डिसाइड करते हैं? 1993 में सरकार के द्वारा इसके लिए नियम बनाए गए थे और इन नियमों में कई सारे जो मानदंड हैं उन मानदंडों में से एक है जो इनकम फैक्टर है। वो आप देखिए परिवार की सालाना आय 8 लाख से अधिक होनी चाहिए, मतलब अगर 8 लाख से अधिक है तो वो क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे। तो क्रीमी लेयर के अंदर माना जाता है। पहले ये 2017 में 17 से पहले ये 6 लाख हुआ करती थी लेकिन इसको आगे बढ़ा के 8 लाख कर दिया गया। इतना ही नहीं, जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट जो मामला है माता पिता किस पद पर बैठे हुए हैं और साथ ही साथ उनका सोशल स्टेटस क्या है इसको भी आप कंसीडर करेंगे। लेकिन सरकार पहले इस चीज पर ज्यादा जोर दे रही थी जो उनकी इनकम वाला फैक्टर था, तो कोर्ट ने भी ये कहा कि इस चीज पर भी ध्यान लगाओ। यहाँ पर हम देखेंगे ऐसे कुछ जो माता पिता यानी कि जिनके कुछ पद हैं या मान लो संवैधानिक ऊंचे संवैधानिक पदों पर हैं, मान लो ग्रुप ए और क्लास 1 के ऑफिसर्स हों, उच्च सैन्य पदों पर हों या फिर बड़े उद्योग और संपत्ति वाले हों, तो ये मान लिया जाएगा कि यार इनकी अब जो सोशल कंडीशन है वो काफी बेहतर है, इनको फर्दर रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है और ये सारी कंडीशन मैच होती हैं तो अब उस फैमिली को एनसीएल में माना जाएगा और उस जो माता पिता हैं उनके बच्चों को इसका जो ओबीसी का रिजर्वेशन उसका लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश करी कि क्रीमी लेयर तय करने में 3 चीजें देखनी होंगी, इनकम, सोशल स्टेटस और स्टेटस ऑफ पोस्ट, जिसके बारे में केवल जो इनकम अगर आप देख रहे हैं तो ये केवल इनकम का थ्रेशोल्ड पर्याप्त नहीं है और सरकार जिस चीज को फॉलो कर रही थी ब्लाइंडली शायद उस चीज को यहाँ पर रोकने की कोशिश करेगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और अच्छी बात यह है कि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सभी कोर्ट ने ये जो उम्मीदवार थे उम्मीदवारों के पक्ष में जो फैसला है वो फैसला यहाँ पर दिया।